तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। जैसा कि आपको मालूम है, विद्युत आवेश की परिकल्पना को तब हम समझ सकते हैं जब थोड़ा बहुत हम पदार्थ और परमाणु के बारे में जान पाए। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु का जो सारा भार होता है, जो समस्त भार जो होता है, वो कहाँ पर होता है? वो उसके सेंटर में हो सकता है, वो उसके केंद्रीय भाग में समाहित हो सकता है। कहाँ पर? केंद्रीय भाग में हो सकता है। कौन से भाग में? केंद्रीय भाग में। कौन हो सकता है? समस्त परमाणु भार। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? अभी हम लोग इसके कारण को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो सेंटर पे जो होता है वो इसका क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे या पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में दो मौलिक कण, यहाँ इसमें दो मौलिक कण रहते हैं। दो मौलिक कण रहते हैं। कौन कौन से वो दो मौलिक कण हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। वो दो मौलिक कण जो होते हैं वो होते हैं एक प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जहाँ पे प्रोटॉन पे आवेश जो होता है वो धन के रूप में, मतलब धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई आवेश ही नहीं होता है, जीरो होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो दो मौलिक कण हैं वो जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। और इसके नाभिक के चारों ओर जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? अपने मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, चक्कर काट रहे होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश होता है वो कैसे होता है? ऋणावेश। तो एक बार फिर समझिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, प्रोटॉन धनावेश, और आपका न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित, कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, इसका किसी के साथ द्वेष नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित परिमाण के साथ होता है और प्रोटॉन भाई धनावेशी के साथ होता है, और बाकी के पास कुछ होता ही नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये एक दूसरे को जब कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो परमाणु हो जाता है वो हो जाता है किस प्रकार का? उदासीन हो जाता है। तो इसीलिए हम एक शब्द कहते हैं, हम लोग कहा जाते हैं कि जो आपका जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो विद्युत धनावेश हो जाता है। जब किसी परमाणु में, अगर ये पूरा का पूरा आपका परमाणु है तो होल्ड ऑन, ये अगर आपका परमाणु है तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से विद्युत धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विद्युत धनावेशी हो जाएगा। धनावेशी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ इसके उल्टा क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर न जाकर के ग्रहण हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे? तो विद्युत ऋणावेशी हो जाएगा। विद्युत ऋणावेशी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। तब अगर अब ये पिंड अगर ये जो जिस पिंड की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये अपने आप को दिखाता है किस प्रकार से? धनावेशित दिखाता है, अपने आप को धनावेशित दिखाए, तो इसका मतलब क्या है? धनावेशित का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है। क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है। अब अगर यदि कोई पिंड ये दर्शाए
अगर कोई पिंड ये दर्शाए कि मेरे में कमी माइनस है, इलेक्ट्रॉन में ऋण लगा हुआ है, तो इसका कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। ओके, तो आई होप इससे आप समझ सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे जो हम लोगों को खल रही है, जो हमें समझ लेनी चाहिए, वो कौन सी बात हो सकती है? वो ये बात है कि ये जो आपके सेंटर में जो होता है, जिसे आप कह सकते हैं परमाणु, ये स्टेबल कैसे होता है? ये स्टेबल का मतलब होता है कि ये संतुलित कैसे होता है या स्थिर कैसे होता है। सही शब्द ये है कि ये संतुलन की अवस्था में कैसे रहता है। तो इसका आंसर यह है कि यहाँ पे एक प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल कारण ही कोई परमाणु का नाभिक जो है स्थिर रहता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये है विद्युत आवेश का एक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।